जय श्री राम सभी को, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम #02। हमारी नई सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बात मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ पर और यूट्यूब चैनल्स की तरह इसलिए नहीं आया हूँ कि मेजर टॉपिक्स करवा देते हैं, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल क्लासरूम में जैसे नोट्स बनवाए जाते हैं, क्लासरूम में जैसे क्लास ली जाती है, बिल्कुल वैसे ही क्लास यहाँ चल रही है। तो आप नोट्स के लिए इफ़ यू कांट अफोर्ड एनीथिंग तो आप यहाँ पर रिलाई कर सकते हैं एक बार को, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम #02 के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम होता क्या है, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, दिखता कैसा है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो सब चीज़ें। सिर्फ इतना सा बिल्कुल छोटा सा 10-15 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। आज हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन भी देखने वाले हैं और एक्टिव मास क्या होता है वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, केसी होता है, केपी होता है। वो आगे की बात करेंगे अगले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग। पहले इसकी बात करता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो क्या है, इक्विलिब्रियम आने के लिए डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी मैक्सिमम होनी चाहिए और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो होना चाहिए, यानी डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अब देखो यार, ये बात तो मैं नहीं लिखूंगा, इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, वो आप खुद लिख सकते हैं। तो इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। मैं ग्राफ बनाया है यहाँ पे, बहुत कम मिलता है आपको, ठीक है। ये डेल जी का ग्राफ है, इधर डेल जी लिखा है मैंने, और इधर चल रही है आपकी रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन चल रही है बच्चों, तो मैंने जब ग्राफ बनाया तो मैंने बनाया कुछ ऐसे। इसको मैंने कहा स्टेज 1, इसको मैंने कहा स्टेज 3 और इसको मैंने कहा स्टेज 2। अब स्टेज 1 से स्टेज 2 जाना, स्टेज 3 से स्टेज 2 जाना, क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एट स्टेज 1 रिएक्शन टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स स्टेज 2, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन फिजिएबल। पॉइंट 2 मेरा कह रहा है एट स्टेज 3 रिएक्शन टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स स्टेज 2 अगेन, बट यहां बैकवर्ड रिएक्शन फिजिएबल। इस जगह पे स्टेज 2 पे डेल जी इक्वल्स टू 0 है बच्चों, यानी कि नंबर 3 पॉइंट में यहां लिखूंगा, ये रहा वो नंबर 3 पॉइंट। स्टेज 2 जो है बच्चों, यहां डेल जी इक्वल्स टू 0 अगेन, ठीक है। यहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, और ऐसा कब होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी 1 से 2 जाना एंड 3 से 2 जाना बराबर स्पीड से हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
ठीक है, ये छोटी सी बातें थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने फिर कहा आपको कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हुआ है। पिछले क्लास में बोल चुका हूं मैं कि इक्विलिब्रियम के होने का मतलब, इक्विलिब्रियम के होने का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बराबर मात्रा में रिएक्शन जा रही है, बराबर स्पीड में रिएक्शन जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई और बात बताना चाहूँ आपको, ये लिख लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लें। फिर कुछ बातें और बताता हूँ मैं आपको। लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, equilibrium is dynamic in nature, means reaction is active but no visible change, ठीक है, बट नो विजिबल चेंज। रिएक्शन एक्टिव तो है बट कोई विजिबल चेंज नहीं है, कोई मतलब नजर नहीं आ रहा चेंज इसके अंदर। ठीक है, एक और बात, कैटलिस्ट कैन हेल्प इन अचीविंग इक्विलिब्रियम faster but it does not change the nature of equilibrium। एक और पॉइंट लिख लिया हमने यहां पे, एक और बात बताते हैं। बताओ सर, बताओ यार, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम is same irrespective of the direction it is achieved। सर इसका क्या मतलब है? देखो इक्विलिब्रियम जो है ना, वो आप उस डायरेक्शन से लेके आओ, इस डायरेक्शन से लेके आओ, मतलब बताते हैं, इसका मतलब समझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और पता चल जाए कि इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व्ड इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय एनी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कि हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे इक्विलिब्रियम पे आ गई, अगर उसका प्रेशर उतना हो गया, अगर उसका टेम्परेचर उतना हो गया, अगर उसका कलर आ गया, कलर है ना फूशिया पिंक आ गया, ये कौन सा पिंक है मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है, फूशिया पिंक आ गया है ना, सैल्मन कलर आ गया, रेड कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, ब्लू में भी अलग अलग शेड्स होते हैं, ठीक है। ऑल माय लेडीज ऑडियंस, आपको पता होगी ये बातें कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लू, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेड्स, ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, ठीक है, और मोलर रेशियो, ठीक है, मोलर रेशियो, और सर कंसंट्रेशन, कोई फिक्स कंसंट्रेशन आ जाए, ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम आ गया है। वो डिपेंड करता है, कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, है ना, रेड है कि डार्क रेड है। हमारे लिए दो ही रेड है भाई, लड़कों के लिए दो ही रेड होते हैं, डार्क रेड या लाइट रेड, ठीक है। अब फॉर लेडीज दे आर 1000 टाइप्स ऑफ कलर्स, दे आर 1000 शेड्स ऑफ रेड, ठीक है। दिस नॉट दिस रेड, एप्पल रेड, चेरी रेड, ब्रिक रेड, हमें नहीं पता, हमें रेड एंड डार्क रेड एंड लाइट रेड पता है। ऑल मैन हियर कैन रिलेट,
बट लेडीज कैन अब्यूज है ना, क्लास में अब्यूज नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, तो प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, मोलर रेशियो एंड कंसंट्रेशन, इनसे आप पता कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेम इज रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इट इज अचीव। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है ये, और हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम तब आएगा, और हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम तब आएगा जब, है ना, फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड कब आएगा, जब ए और सी का रेशियो 2:3 हो। जब भी इन दोनों का रेशियो 2:3 है तो इस पर्टिकुलर कलर का, इसका जो कलर है वो डार्क ब्लैक आएगा, ठीक है, ब्लैक ठीक रहता है, ठीक है। जब भी ए प्लस बी सी, है ना, ये 2:3 रेशियो में होंगे और ए और सी, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होगी, डार्क ब्लैक कलर की होगी। अब इनिशियली मान लीजिए मेरे पास क्या है कि ये 2 है और ये मेरे पास 6 है, ये 2 है एंड ये मेरे पास 6, तो अभी ये इनका जो रेशियो है 1:3 है, 2:3 नहीं। तो अगर मैं कहीं से भी इसके अंदर ऐड कर दूं 2 मोल ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 4:6, जो कि यस होता है 2:3। सर और कुछ कर सकते हैं, 4 है ना, ऐसा अगर आ जाए तो क्या कर सकते हो, यही तरीका है आपके पास कि 2:3 करने का क्या तरीका है, ये तरीका। सर और क्या तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आप इसमें से 6 में से माइनस कर दीजिए 3 मोल्स ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 2 ही रहेगा और ये 3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी आपने इसको बढ़ाया या उसको कम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम ब्लैक कलर से पता चल जाएगा, ब्लैक कलर, ठीक है कि नहीं है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ, ठीक है बच्चों। तो इन सब बातों को देखते हुए, ठीक है, इक्विलिब्रियम को पता कैसे करते हैं वो सारी बातों पे आते हैं। यानी अब आ रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे बात करते हैं बच्चे। बढ़िया दिख रहा, चकाचक दिख रहा, सब मजा आ गया मार साहब, ठीक है। राजस्थानी लोगों को पता होगा मार साहब क्या होता है ना। चलिए 1 2 3, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हमें तो 7 रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा और ऊपर लिख देंगे, ठीक है। चल, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, वैसे लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। कहां से आया सर, गुल्डबर्ग एंड वाघे ने आकर ये लॉ दिया। स्पेलिंग गलत हो तो माफी चाहूंगा। गुल्डबर्ग और वाघे ने आकर ये लॉ दिया और इन्होंने कहा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of concentration of the reactant। सच बताऊं तो यहां पर इन्होंने एक्टिव मास बोला गया, मतलब मैं यहां पर कोई रिएक्शन लिखता हूं, ए बी बी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, सी सी प्लस डी डी। अब बात क्या है बड़ो कि अगर मुझे लिखना हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर ए के एंड बी की पावर बी के, ये इसका प्रोडक्ट। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बच्चों, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी की पावर सी और डी की पावर डी के, थोड़ा सा आलस्य। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी। अब इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट होंगे ना, इसलिए बोला ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज के बी
C की पावर C, D की पावर D। ठीक है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। बट बात ये है कि हम यहां पर लेते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास का क्या मतलब है, पार्ट ऑफ रिएक्टेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए है ना, हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, बैठे हैं 50 बच्चे बैठे हैं आराम से। ठीक है, क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनमें से कोई आया बोला कि यार ये काम कर दीजिए, 50 लोग हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। हमने कहा सर 50 लोग हैं, 5 मिनट में नहीं होगा, हमारा काम 20 मिनट में होगा। बोल रहे हैं कैसे, कि यार ये जो 50 लोग हैं सिर्फ दिखने के लिए 50 लोग हैं, इनमें से काम 10 लोग करते हैं ओनली। क्यों, वजन उठाने का काम था। ठीक है, मेल वॉइस हमारे पास 10 थे। 2 प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम नहीं है उनको उठाने में, लड़के सर हमारे होते हुए लेडीज कैसे वजन उठा सकते ना, जेंटलमैन, तो उन सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं। तो एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर 10 ओनली। वैसे ही पूरा का पूरा पार्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कुछ पार्ट लेते हैं, उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं। दूसरा, कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन is difficult to calculate, है ना। ड्यूरिंग द रिएक्शन एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आप पता नहीं कर सकते यार, तो फिर इसलिए फिर हमको क्या करना पड़ता है ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है फिर, है ना, एक्टिव मास लेना पड़ता है। एक्टिव मास सॉल्यूशन के लिए जनरली हम लोग उसकी कंसंट्रेशन या मोलारिटी ही ले लेते हैं। एक्टिव मास गैसेस के लिए हम लोग उनका पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं। एक्टिव मास प्योर सॉलिड या लिक्विड के लिए आप हमेशा 1 लेंगे। ठीक है कि नहीं। तो बस इस वजह से आप एक्टिव मास लेंगे। यहाँ पर जो आपने ये लिया है, यहाँ पर हम एक्टिव मास लेते हैं। 12th क्लास में जब आओगे, जब आपको पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पता चलेगा, तो हम लोग कंसंट्रेशन क्यों यूज़ करते हैं वो बात करा चलेगा, इक्विलिब्रियम और वहाँ क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बताता है कि एग्जैक्टली रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चल रही है, जो आपको बताता है कि एग्जैक्टली रिएक्शन कब रुक जाएगी या विजिबल चेंज आना खत्म हो जाएगा। इन सब के चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप का होता है और उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, उसका बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, और केसी और केपी 2 टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, उन दोनों के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।